तभी दूर से वांगचू आता दिखाई दिया। नदी के किनारे लाल मंडी की सड़क पर धीरे धीरे डोलता सा चला आ रहा था। धूसर रंग का चोगा पहने था और दूर से लगता था कि बौद्ध भिक्षुओं की ही तरह उसका सिर भी घुटा हुआ है। पीछे शंकराचार्य की ऊंची पहाड़ी थी और ऊपर स्वच्छ नीला आकाश, सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सफ़ेदे के पेड़ों की कतारें। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे वांगचू इतिहास के पन्नों पर से उतर कर आ गया है। प्राचीन काल में इसी तरह देश विदेश से आने वाले चीवरधारी भिक्षु पहाड़ों और घाटियों को लांघकर भारत में आया करते होंगे। अतीत के ऐसे ही रोमांचकारी धुंधलके में मुझे वांगचू भी चलता हुआ नजर आया। जब से वो श्रीनगर आया था, बौद्ध विहारों के खंडहरों और संग्रहालयों में घूम रहा था। इस समय भी वो लाल मंडी के संग्रहालय में से निकल कर आ रहा था, जहाँ बौद्ध काल के अनेक अवशेष रखे हैं। उसकी मन स्थिति को देखते हुए वो सचमुच ही वर्तमान से कटकर अतीत के ही किसी कालखंड में विचर रहा था। बोधिसत्वों से भेंट हो गई? पास आने पर मैंने चुटकी ली। वो मुस्कुरा दिया, हल्की टेढ़ी सी मुस्कान, जिसे मेरी मौसेरी बहन डेढ़ दांत की मुस्कान कहा करती थी, क्योंकि मुस्कुराते वक्त वांगचू का ऊपर का होंठ केवल एक ओर से थोड़ा सा ऊपर को उठता था। संग्रहालय के बाहर बहुत सी मूर्तियां रखी हैं, मैं वही देखता रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, फिर सहसा भावुक होकर बोला, एक मूर्ति के केवल पैर ही पैर बचे हैं। मैंने सोचा आगे कुछ कहेगा, परंतु वो भाव विवल इतना हो उठा कि उसका गला रुंध गया और उसके लिए बोलना असंभव हो गया। हम एक साथ घर की ओर लौटने लगे। महाप्राण के भी पैर ही पहले दिखाए जाते थे, उसने कांपती सी आवाज़ में कहा और अपना हाथ मेरी कोहनी पर रख दिया। उसके हाथ का हल्का सा कंपन धड़कते दिल की तरह महसूस हो रहा था। आरंभ में महाप्राण की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी ना, तुम तो जानते हो। पहले स्तूप के नीचे केवल पैर ही दिखाए जाते थे, मूर्तियां तो बाद में बनाई जाने लगी थी। जाहिर है बोधिसत्व के पैर देखकर उसे महाप्राण के पैर याद हो आए थे और वो भावुक हो उठा था। कुछ पता नहीं चलता कौन सी बात किस वक्त वांगचू को पुलकाने लगे, किस वक्त वो गदगद होने लगे। तुमने बहुत देर कर दी, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चिनारों के नीचे भी तुम्हें खोज आया हूँ, मैंने कहा। मैं संग्रहालय में था। वो तो ठीक है, पर 2 बजे तक हमें हब्बा कदल पहुँच जाना चाहिए, वरना जाने का कोई लाभ नहीं। उसने छोटे छोटे झटकों से 3 बार सिर हिलाया और कदम बढ़ा दिए। वांगचू भारत में मतवाला बना घूम रहा था। वांगचू भारत में मतवाला बना घूम रहा था। वो महाप्राण के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा नंगे पांव कर चुका था, सारा रास्ता हाथ जोड़े हुए। जिस जिस दिशा में महाप्राण के चरण उठे थे, वांगचू मंत्रमुग्ध सा उसी दिशा में घूम आया था। सारनाथ में जहाँ महाप्राण ने अपना पहला प्रवचन दिया था और 2 मृगशावक मंत्रमुग्ध से झाड़ियों में से निकलकर उनकी ओर देखते रह गए थे, वांगचू एक पीपल के पेड़ के नीचे घंटों नतमस्तक बैठा रहा था। यहाँ तक कि उसके कथनानुसार उसके मस्तक में अस्फुट से वाक्य गूंजने लगे थे और उसे लगा था जैसे महाप्राण का पहला प्रवचन सुन रहा है। वो इस भक्तिपूर्ण कल्पना में इतना गहरा डूब गया था कि सारनाथ में ही रहने लगा था। गंगा की धारा को वो 10वीं शताब्दियों के धुंधलके में पावन जल प्रवाह के रूप में देखता था। जब से वो श्रीनगर में आया था, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों की ओर देखते हुए अक्सर मुझसे कहता, वो रास्ता ल्हासा की ओर जाता है ना, उसी रास्ते बौद्ध ग्रंथ तिब्बत भेजे गए थे। वह उस पर्वतमाला को भी पुण्य पावन मानता था, क्योंकि उस पर बिछी पगडंडियों के रास्ते बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर गए थे। वांगचू कुछ वर्षों पहले प्रोफेसर तानशान के साथ भारत आया था। कुछ दिनों तक वो उन्हीं के साथ रहा और हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं का अध्ययन करता रहा। फिर प्रोफेसर शान चीन लौट गए और वो यहीं बना रहा
और किसी बौद्ध सोसाइटी से अनुदान प्राप्त कर सारनाथ में आकर बैठ गया। भावुक काव्यमयी प्रकृति का जीव जो प्राचीनता के मनमोहक वातावरण में विचरते रहना चाहता था। वो यहाँ तथ्यों की खोज करने नहीं आया था, वो तो आया था बोधिसत्वों की मूर्तियों को देख गदगद होने। महीने भर से संग्रहालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बौद्ध धर्म की किस शिक्षा से उसे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। न तो वो किसी तथ्य को पाकर उत्साह से खिल उठता, न उसे कोई संशय परेशान करता। वो भक्त अधिक और जिज्ञासु कम था। मुझे याद नहीं कि उसने हमारे साथ कभी खुलकर बात की हो या किसी विषय पर अपना मत पेश किया हो। उन दिनों मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घंटों बहसें चला करती, कभी देश की राजनीति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, लेकिन वांगचू इनमें कभी भाग नहीं लेता था। वो सारा वक्त धीमे धीमे मुस्कुराता रहता और कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा रहता। उन दिनों देश में वलवलों का सैलाब सा उठ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और हमारे बीच उसी की चर्चा रहती। कांग्रेस कौन सी नीति अपनाएगी, आंदोलन कौन सा रुख पकड़ेगा। क्रियात्मक स्तर पर तो हम लोग कुछ करते कराते नहीं थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उसके साथ बहुत कुछ जुड़े हुए थे। इस पर वांगचू की तटस्थता कभी कभी हमें अखरने लगती तो कभी अचंभे में डाल देती। वो हमारे देश की ही गतिविधि के बारे में नहीं, अपने देश की गतिविधि में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके अपने देश के बारे में भी पूछो तो मुस्कुराता, सिर हिलाता रहता। कुछ दिनों से श्रीनगर की हवा भी बदली हुई थी। कुछ मास पहले यहाँ गोली चली थी। कश्मीर के लोग महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अब कुछ दिनों से शहर में एक नई उत्तेजना पाई जाती थी। नेहरू जी श्रीनगर आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज ही दोपहर को नेहरू जी श्रीनगर पहुंच रहे थे। नदी के रास्ते नावों के जुलूस की शक्ल में उन्हें लाने की योजना थी और इसी कारण मैं वांगचू को खोजता हुआ उधर निकला था। हम घर की ओर बढ़े जा रहे थे जब सहसा वांगचू ठिठक कर खड़ा हो गया। क्या मेरा जाना बहुत ज़रूरी है? जैसा तुम कहो। मुझे धक्का सा लगा। ऐसे समय में जब लाखों लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वांगचू का ये कहना कि अगर वो साथ में न जाए तो कैसा रहे, मुझे सचमुच बुरा लगा। लेकिन फिर स्वयं ही कुछ सोचकर उसने अपना आग्रह दोहराया नहीं और हम घर की ओर साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद हब्बा कदल के पुल के निकट लाखों लोगों की भीड़ में हम लोग खड़े थे, मैं, वांगचू तथा मेरे 2-3 मित्र। चारों ओर जहाँ तक नज़र जाती लोग ही लोग थे। मकानों की छतों पर, पुल पर, नदी के ढलवा किनारों पर। मैं बार बार कनखियों से वांगचू के चेहरे की ओर देख रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, कि हमारे दिल में उठने वाले वलवलों का उस पर क्या असर हुआ है। यूँ भी मेरी आदत सी बन गई थी, जब भी कोई विदेशी साथ में हो मैं उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे रीत रिवाज, हमारे जीवन यापन के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वांगचू अधमुंदी आँखों से सामने का दृश्य देखे जा रहा था। जिस समय नेहरू जी की नाव सामने आई तो मकानों की छतें भी हिल उठी थी। राजहंस की शक्ल की सफ़ेद नाव में नेहरू जी स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हाथ हिला हिला कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे और हवा में फूल ही फूल बिखर गए थे। मैंने पलटकर वांगचू के चेहरे की ओर देखा। वो पहले की ही तरह निश्चेष्ट सामने देखे जा रहा था। आपको नेहरू जी कैसे लगे? मेरे एक साथी ने पूछा। वांगचू ने अपनी टेढ़ी सी आंखें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा
और फिर अपने 1.5 दांत की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। वांगचू मामूली सी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता था। अगर तेज़ बोलो तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। नेहरू जी की नाव दूर जा चुकी थी, लेकिन नावों का जुलूस अभी भी चलता जा रहा था। सहसा वांगचू मुझसे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए संग्रहालय जाना चाहता हूँ। इधर से रास्ता जाता है, मैं स्वयं चला जाऊँगा। और वो बिना कुछ कहे एक बार अधमिची आंखों से मुस्कुराया और हल्के से हाथ हिलाकर मुड़ गया। हम सभी हैरान रह गए। इसे जुलूस में सचमुच दिलचस्पी नहीं रही होगी, जो इतनी जल्दी संग्रहालय की ओर अकेला चल दिया है। यार, किस बूदम को उठा लाए हो? ये क्या चीज़ है? कहाँ से पकड़ लाए हो इसे? मेरे एक मित्र ने कहा। बाहर का रहने वाला है, इसे हमारी बातों में कैसे रुचि हो सकती है? मैंने सफाई देते हुए कहा। वाह, देश में इतना कुछ हो रहा हो और इसे रुचि ही ना हो। वांगचू अब तक दूर जा चुका था और भीड़ से निकलकर पेड़ों की कतार के नीचे आंखों से ओझल होता जा रहा था। मगर ये है कौन? दूसरा एक मित्र बोला। न ये बोलता है, न चहकता है, कुछ पता ही नहीं चलता, हंस रहा है या रो रहा है। सारा वक्त एक कोने में दुबक कर बैठा रहता है। नहीं, बड़ा समझदार आदमी है। पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहा है। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैंने फिर उसकी सफाई देते हुए कहा। मेरी नज़र में इस बात का बड़ा महत्व था कि वो बौद्ध ग्रंथ बाँचता है और उन्हें बाँचने के लिए इतनी दूर से आया है। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई। वाह जी, जुलूस को छोड़कर म्यूज़ियम की ओर चल दिया है। सीधी सी बात है यार, मैंने जोड़ा। इसे यहाँ भारत का वर्तमान खींचकर नहीं लाया, भारत का अतीत लाया है। ह्वेनसांग भी तो यहाँ बौद्ध ग्रंथ बाँचने ही आया था। ये भी शिक्षार्थी है। बौद्ध मत में इसकी रुचि है। घर लौटते वक्त हम लोग सारा रास्ता वांगचू की ही चर्चा करते रहे। अजय का मत था, अगर वो 5 साल भारत में काट गया है तो अब वो ज़िंदगी भर यहीं रहेगा। अब आ गया है तो लौट कर नहीं जाएगा। भारत में एक बार परदेशी आ जाए तो लौटने का नाम नहीं लेता। भारत देश वो दलदल है जिसमें एक बार बाहर का आदमी का पाँव पड़ जाए तो वो धंसता ही चला जाता है। निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकता। दिलीप ने मजाक में कहा, न जाने कौन से कमल के फूल तोड़ने के लिए इस दलदल में घुसा है। हमारा देश हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं, बाहर के लोगों को तो बहुत पसंद है। मैंने कहा, पसंद क्यों ना होगा? यहाँ थोड़े में गुजर हो जाती है। सारा वक्त धूप खिली रहती है। फिर बाहर के आदमी को लोग परेशान नहीं करते। जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने देते हैं। इस पर उन्हें तुम जैसे झुड्डू भी मिल जाते हैं, जो उनका गुणगान करते रहते हैं और उनकी आवभगत करते रहते हैं। तुम्हारा वांगचू भी यहीं पर मरेगा। हमारे यहाँ उन दिनों मेरी छोटी मौसेरी बहन ठहरी हुई थी, वही जो वांगचू की मुस्कान को 1.5 दांत की मुस्कान कहा करती थी। चुलबुली सी लड़की, हर बात पर ठिठोली करती रहती। 1-2 बार वांगचू को कनखियों से उसकी ओर देखते पाया था, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सभी को कनखियों से ही देखता था। पर उस शाम नीलम मेरे पास आई और बोली, आपके दोस्त ने मुझे उपहार दिया है, प्रेम उपहार। मेरे कान खड़े हो गए। क्या दिया है? झूमरों का जोड़ा। और उसने दोनों मुट्ठियाँ खोल दी, जिनमें चांदी के कश्मीरी चलन के 2 सफ़ेद झूमर लटक रहे थे। और फिर वो दोनों झूमर अपने कान के पास ले जाकर बोली, कैसे लगते हैं? मैं हतबुद्धि सा नीलम की ओर देखता रहा। उसके अपने कान कैसे भूरे भूरे हैं? नीलम ने हंसकर कहा। किसके? मेरे इस प्रेमी के। तुम्हें उसके भूरे कान पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। जब शर्माता है तो ब्राउन हो जाते हैं, गहरे ब्राउन। और नीलम खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़कियां कैसे उस आदमी के प्रेम का मजाक उड़ा सकती हैं जो उन्हें पसंद न हो? या कहीं नीलम मुझे बना तो नहीं रही है? पर इस सूचना से बहुत विचलित नहीं हुआ मैं। नीलम लाहौर में पढ़ती थी और वांगचू सारनाथ में रहता था और अब हफ्ते भर में श्रीनगर से वापस जाने वाला था। इस प्रेम का अंकुर अपने आप ही जल भुन जाएगा। नीलम, ये झूमर तो तुमने उससे ले लिए,
पर इस प्रकार की दोस्ती अंत में उसके लिए दुखदाई होगी, बने बनाएगा कुछ नहीं। वाह भैया, तुम भी कैसे दकियानूसी हो। मैंने भी चमड़े का एक राइटिंग पैड उसे उपहार में दिया है। मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने उसे दे दिया। जब लौटेगा तो प्रेम पत्र लिखने में उसे आसानी होगी। वो क्या कहता था? कहता क्या था, सारा वक्त उसके हाथ कांपते रहे और चेहरा भी कभी लाल होता रहा, कभी पीला। कहता था, मुझे पत्र लिखना, मेरे पत्रों के जवाब देना। और क्या कहेगा, बेचारा भूरे कानों वाला। मैं ध्यान से नीलम की ओर देखा, पर उसकी आंखों में मुझे हंसी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़कियां दिल की बात छिपाना खूब जानती हैं। मुझे लगा नीलम उसे बढ़ावा दे रही है। उसके लिए यह खिलवाड़ था, लेकिन वांगचू ज़रूर इसका दूसरा ही अर्थ निकालेगा। इसके बाद मुझे लगा कि वांगचू अपना संतुलन खो रहा है। उसी रात मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर मैदान में चिनारों की पात की ओर देख रहा था, जब चांदनी में कुछ ही दूरी पर पेड़ों के नीचे मुझे वांगचू टहलता हुआ दिखाई दिया। वो अक्सर रात को देर तक पेड़ों के नीचे टहलता रहता था, पर आज वो अकेला नहीं था। नीलम भी उसके साथ ठुमक ठुमक कर चलती जा रही थी। मुझे नीलम पर गुस्सा आया। लड़कियां कितनी जालिम होती हैं। ये जानते हुए भी कि इस खिलवाड़ से वांगचू की बेचैनी बढ़ेगी, वह उसे बढ़ावा दिए जा रही थी। दूसरे रोज़ खाने की मेज पर नीलम फिर उसके साथ ठिठोली करने लगी। किचन में से एक चौड़ा सा एल्यूमिनियम का डिब्बा उठा लाई। उसका चेहरा तपे तांबे जैसा लाल हो रहा था। आपके लिए रोटियां और आलू बना लाई हूँ। आम के अचार की फाँक भी रखी है। आप जानते हैं ना फाँक किसे कहते हैं? एक बार कहो तो, फाँक कहो वांगचू जी, फाँक। उसने नीलम की ओर खोई खोई आंखों से देखा और बोला, बाँक। हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। बाँक नहीं, फाँक, बाँक। फिर हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। नीलम ने डिब्बा खोला। उसमें से आम के अचार का टुकड़ा निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, ये है फाँक, फाँक इसे कहते हैं। और उसे वांगचू की नाक के पास ले जाकर बोली, इसे सूंघने पर मुंह में पानी भर आता है। आया मुंह में पानी? अब कहो फाँक। नीलम, क्या फजूल बातें कर रही हो, बैठो आराम से, मैंने डांटते हुए कहा। नीलम बैठ गई, पर उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। बड़े आग्रह से वांगचू से कहने लगी, बनारस जाकर हमें भूल नहीं जाइएगा, हमें ख़त ज़रूर लिखिएगा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच नहीं कीजिएगा। वांगचू शब्दों के अर्थ तो समझ लेता था, लेकिन उसके पीछे व्यंग्य की ध्वनि वो पकड़ नहीं पाता था। वो अधिकाधिक विचलित महसूस कर रहा था। भेड़ की खाल की ज़रूरत हो या कोई नमदा या अखरोट। नीलम, क्यों भैया, भेड़ की खाल पर बैठकर ग्रंथ वाँचेंगे? वांगचू के कान लाल होने लगे। शायद पहली बार उसे भास हो रहा था कि नीलम ठिठोली कर रही है। उसके कान सचमुच भूरे रंग के हो रहे थे, जिनका नीलम मजाक उड़ाया करती थी। नीलम जी, आप लोगों ने मेरा बड़ा अतिथि सत्कार किया, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। हम सब चुप हो गए। नीलम भी झेंप सी गई। वांगचू ने ज़रूर ही उसकी ठिठोली को समझ लिया होगा। उसके मन को ठेस ज़रूर लगी होगी, पर मेरे मन में यह विचार भी उठा कि एक तरह से अच्छा ही है कि नीलम के प्रति उसकी भावना बदले, वरना उसे ही सबसे अधिक परेशानी होगी। शायद वांगचू अपनी स्थिति को जानते समझते हुए भी एक स्वाभाविक आकर्षण की चपेट में आ गया था। भावुक व्यक्ति का अपने ऊपर कोई काबू नहीं होता। वो पछाड़ खाकर गिरता है, तभी अपनी भूल समझ पाता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में वो रोज़ कोई ना कोई उपहार लेकर आने लगा। एक बार मेरे लिए भी एक चोगा ले आया था और बच्चों की तरह ज़िद करने लगा कि मैं और वो अपना अपना चोगा पहनकर एक साथ घूमने जाएं। संग्रहालय में वो अभी भी जाता था। एक दो बार नीलम को भी अपने साथ ले गया और लौटने पर सारी शाम नीलम बोधिसत्वों की खिल्लियाँ उड़ाती रही। मैं मन ही मन नीलम के इस व्यवहार का स्वागत ही करता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वांगचू की कोई भी भावना हमारे घर में जड़ जमा पाए। सप्ताह बीत गया और वांगचू सारनाथ लौट गया।
वांगचू के चले जाने के बाद मेरा उससे संपर्क वैसा ही रहा जैसा आमतौर पर परिचित व्यक्ति के साथ रहता है। गाहे बगाहे कभी खत आ जाता, कभी किसी आते जाते व्यक्ति से उसकी सूचना मिल जाती। वो उन लोगों में से था जो बरसों तक औपचारिक परिधि में ही डोलते रहते हैं, न परिधि लांघकर अंदर आते हैं और न ही पीछे हटकर आंखों से ओझल होते हैं। मुझे उसकी इतनी ही जानकारी रही कि उसकी समतल और बंधी बनाई दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। कुछ देर तक मुझे कौतूहल सा बना रहा कि नीलम और वांगचू के बीच की बात आगे बढ़ी या नहीं, लेकिन लगा कि वो प्रेम भी वांगचू के जीवन पर हावी नहीं हो पाया। बरस और साल बीतते गए। हमारे देश में उन दिनों बहुत कुछ घट रहा था। आए दिन सत्याग्रह होते, बंगाल में दुर्भिक्ष फूटा, भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ, सड़कों पर गोलियां चली, बंबई में नाविकों का विद्रोह हुआ, देश में खूंरेजी हुई, फिर देश का बंटवारा हुआ और सारा वक्त वांगचू सारनाथ में ही बना रहा। वो अपने में संतुष्ट जान पड़ता था। कभी लिखता कि तंत्र ज्ञान का अध्ययन कर रहा है, कभी पता चलता कि कोई पुस्तक लिखने की योजना बना रहा है। इसके बाद मेरी मुलाकात वांगचू से दिल्ली में हुई। ये उन दिनों की बात है जब चीन के प्रधानमंत्री जू एनलाय भारत की यात्रा पर आने वाले थे। वांगचू अचानक मुझे सड़क पर मिल गया और मैं उसे अपने घर ले आया। मुझे अच्छा लगा कि चीन के प्रधानमंत्री के आगमन पर वो सारनाथ से दिल्ली आया है, पर जब मुझे उसने बताया कि वो अपने अनुदान के सिलसिले में आया है और यहीं पहुंचने पर उसे जू एनलाई के आगमन की सूचना मिली है, तो मुझे उसकी मनोवृत्ति पर अचंभा हुआ। उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही था, पहले की ही तरह हौले हौले अपनी 1.5 दांत की मुस्कान मुस्कुराता रहता था, वैसे ही निश्चेष्ट, असंप्रक्त। इस बीच उसने कोई पुस्तक आदि या लेख आदि भी नहीं लिखे। मेरे पूछने पर इस काम में उसने कोई विशेष रुचि भी नहीं दिखाई। तंत्र ज्ञान की चर्चा करते समय भी वो बहुत चहका नहीं। 2-1 ग्रंथ के बारे में बताता रहा, जिनमें से वह कुछ टिप्पणियाँ लेता रहा था। अपने किसी लेख की भी चर्चा की उसने, जिस पर वो अभी काम कर रहा था। नीलम के साथ उसकी चिट्ठी पत्री चलती रही, उसने बताया। हालांकि नीलम कब की ब्याही जा चुकी थी और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। समय की गति के साथ हमारी मूल धारणाएं भले ही न बदलें, पर उनके आग्रह में परिवर्तन होता रहता है। अपने अध्ययन आदि की भी उसने चर्चा की। वहाँ भी आग्रह और उत्सुकता में स्थिरता सी आ गई थी। पहले जैसी भाव विह्वलता अब नहीं थी। बोधिसत्वों के पैरों पर अपने प्राण निछावर नहीं करता फिरता था, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट था। पहले की ही तरह थोड़ा खाता, थोड़ा पढ़ता, थोड़ा भ्रमण करता और थोड़ा सोता, और दूर लड़कपन के झुटपुटे में किसी भावावेश में चुने गए अपने जीवन पथ पर कछुए की चाल मज़े से चलता आ रहा था। खाना खाने के बाद हमारे बीच बहस छिड़ गई। सामाजिक शक्तियों को बिना समझे तुम बौद्ध धर्म को भी कैसे समझ पाओगे? ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। कोई चीज़ जीवन से अलग नहीं है। तुम जीवन से अलग होकर धर्म को भी कैसे समझ सकते हो? कभी वह मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता और सारा वक्त दार्शनिकों की तरह मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। मुझे लगा कि मेरे कहे जाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, कि चिकने घड़े पर मैं पानी उड़ेले जा रहा हूँ। हमारे देश में न सही, तुम अपने देश के जीवन में तो रुचि लो, इतना तो जानो समझो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर भी वो सिर हिलाता और मुस्कुराता रहा। मैं जानता था कि एक भाई को छोड़कर चीन में उसका कोई नहीं है। 1929 में वहाँ पर कोई राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। उसमें उसका गांव जला डाला गया था और सब सगे संबंधी मर गए थे या भाग गए थे। ले देकर एक भाई बचा था और वो पेकिंग के निकट किसी गांव में रहता था। बरसों से वांगचू का उससे कोई संपर्क नहीं था।
वांगचू पहले अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, बाद में पेकिंग के एक विद्यालय में पढ़ने लगा। वहीं से वो प्रोफेसर शान के साथ भारत चला आया था। सुनो वांगचू, भारत और चीन के बीच बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच संपर्क स्थापित हो रहे हैं और इसका बड़ा महत्व है। अध्ययन का यही काम जो तुम अभी तक अलग थलग करते रहे हो, वही अब तुम अपने देश के मान्य प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हो। तुम्हारी सरकार तुम्हारे अनुदान का प्रबंध करेगी। अब तुम्हें अलग थलग पड़े नहीं रहना पड़ेगा। तुम 15 साल से अधिक समय से भारत में रह रहे हो, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं जानते हो, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हो। तुम दोनों देशों के सांस्कृतिक संपर्क में एक बहुमूल्य कड़ी बन सकते हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। सचमुच उसे कुछ सुविधाएं मिल सकती थीं, क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। दोनों देशों के बीच पाई जाने वाली सद्भावना से वो भी प्रभावित हुआ। उसने बताया कि कुछ ही दिनों पहले अनुदान की रकम लेने जब वो बनारस में गया तो सड़कों पर राह चलते लोग उससे गले मिल रहे थे। मैंने उसे मशवरा दिया कि कुछ समय के लिए ज़रूर अपने देश लौट जाए और वहाँ होने वाले विराट परिवर्तनों को देखे और समझे कि सारनाथ में अलग थलग बैठे रहने से उसे कुछ लाभ नहीं होगा, आदि आदि। वो सुनता रहा, सिर हिलाता रहा और मुस्कुराता रहा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं हो पाया कि उस पर कोई असर हुआ है या नहीं। लगभग 6 महीने बाद उसका पत्र आया कि वो चीन जा रहा है। मुझे संतोष हुआ। अपने देश में जाएगा तो धोबी के कुत्ते वाली उसकी स्थिति खत्म होगी। कहीं का होकर तो रहेगा। उसके जीवन में नई स्फूर्ति आएगी। उसने लिखा कि वो अपनी एक ट्रंक सारनाथ में छोड़े जा रहा है, जिसमें उसकी कुछ किताबें और शोध के कागज़ आदि रखे हैं, कि बरसों तक भारत में रहने चुकने के बाद वो अपने आप को भारत का ही निवासी मानता है, कि वो शीघ्र ही लौट आएगा और फिर अपना अध्ययन कार्य करने लगेगा। मैं मन ही मन हंस रहा था कि एक बार अपने देश गया तो लौटकर यहाँ नहीं आने का। चीन में वो लगभग 2 वर्षों तक रहा। वहाँ से उसने मुझे पेकिंग के प्राचीन राजमहल का चित्र काट भेजा, 1-2 पत्र भी लिखे, पर उनसे उसकी मनःस्थिति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। उन दिनों चीन में भी बड़े वलवले उठ रहे थे, बड़ा जोश था और उस जोश की लपेट में लगभग सभी लोग थे। जीवन नई करवट ले रहा था। लोग काम करने जाते तो टोलियां बनाकर, गाते हुए, लाल ध्वज हाथ में उठाए हुए। वांगचू सड़क के किनारे खड़ा उन्हें देखता रह जाता। अपने संकोची स्वभाव के कारण वो टोलियों के साथ गाते हुए जा तो नहीं सकता था, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर हैरान सा खड़ा रहता, मानो किसी दूसरी दुनिया में हो। उसे अपना भाई तो नहीं मिला, लेकिन एक पुराना अध्यापक, दूर पार की एक मौसी और 1-2 परिचित मिले। वो अपने गांव गया। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। स्टेशन से घर की ओर जाते हुए उसका एक सहयात्री उसे बताने लगा, वहाँ उस पेड़ के नीचे ज़मींदार के सभी कागज़, सभी दस्तावेज़ जला डाले गए थे और ज़मींदार हाथ बांधे खड़ा रहा था। वांगचू ने बचपन में ज़मींदार का बड़ा घर देखा था। उसकी बड़ी रंगीन खिड़कियाँ उसे अभी तक याद हैं। 2-1 बार ज़मींदार की बग्घी को भी कस्बे की सड़कों पर जाते देखा था। अब वो घर ग्राम प्रशासन केंद्र बना हुआ था और भी बहुत कुछ बदला था, पर यहाँ पर भी उसके लिए वही स्थिति बनी थी जैसी भारत में थी। उसके मन में उत्साह नहीं उठता था। दूसरों का उत्साह उसके दिल पर फिसल जाता था। वो यहाँ भी दर्शक ही बना घूमता था। शुरू के दिनों में उसकी आवभगत भी हुई। उसके पुराने अध्यापक की पहलकदमी पर उसे स्कूल में आमंत्रित किया गया। भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उसे सम्मानित भी किया गया। वहाँ वांगचू देर तक लोगों को भारत के बारे में बताता रहा। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे, रीत रिवाज के बारे में भी, तीर्थों के बारे में, मेलों और पर्वों के बारे में।
वांगचू केवल उन्हीं प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दे पाता जिनके बारे में अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानता था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में भारत में रहते हुए भी वो कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद चीन में बड़ी छलांग की मुहिम जोर पकड़ने लगी। उसके गांव में भी लोग लोहा इकट्ठा करने लगे। एक दिन सुबह उसे भी रद्दी लोहा बटोरने के लिए एक टोली के साथ भेज दिया गया था। दिन भर वो लोगों के साथ रहा। एक नया उत्साह चारों ओर व्याप रहा था। एक एक लोहे का टुकड़ा लोग बड़े गर्व से दिखा दिखा कर ला रहे थे और साझे ढेर पर डाल रहे थे। रात के वक्त आग के लपलपाते शोलों के बीच उस ढेर को पिघलाया जाने लगा। आग के इर्द गिर्द बैठे लोग क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। सभी लोग एक स्वर में सहगान में भाग ले रहे थे, लेकिन अकेला वांगचू मुंह बाए बैठा था। चीन में रहते धीरे धीरे वातावरण में तनाव सा आने लगा और एक झुटपुटा सा घिरने लगा। एक रोज़ एक आदमी नीले रंग का कोट और नीले रंग की पतलून पहने उसके पास आया और उसे अपने साथ ग्राम प्रशासन केंद्र में ले गया। रास्ते भर वो आदमी चुप बना रहा। केंद्र में पहुंचने के बाद उसने पाया कि एक बड़े कमरे में 5 व्यक्तियों का एक दल मेज के पीछे बैठा उसकी राह देख रहा है। जब वांगचू उनके सामने आया तो वो बारी बारी से उसके भारत निवास के बारे में सवाल पूछने लगे। तुम भारत में कितने वर्षों तक रहे? वहाँ पर क्या करते थे? कहाँ कहाँ घूमे? आदि आदि। फिर बौद्ध धर्म के प्रति वांगचू की जिज्ञासा के बारे में जानकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम क्या सोचते हो? बौद्ध धर्म का भौतिक आधार क्या? तुम क्या सोचते हो? बौद्ध धर्म का भौतिक आधार क्या है? सवाल वांगचू की समझ में नहीं आया। उसने आंखें मिचमिचाई। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी की दृष्टि से तुम बौद्ध धर्म को कैसे आंकते हो? सवाल फिर भी वांगचू की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बुदबुदाते हुए उत्तर दिया, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में उसके सुख और शांति के लिए बौद्ध धर्म का पथ प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्राण के उपदेश। और वांगचू बौद्ध धर्म के 8 उपदेशों की व्याख्या करने लगा। वो अपना कथन अभी समाप्त भी नहीं कर पाया था जब प्रधान की कुर्सी पर बैठे पैनी तिरछी आंखों वाले एक व्यक्ति ने बात काट कर कहा, भारत की विदेश नीति के बारे में तुम क्या सोचते हो? वांगचू मुस्कुराया अपनी 1.5 दांत की मुस्कान। फिर बोला, आप भद्रजन इस संबंध में ज़्यादा जानते हैं। मैं तो साधारण बौद्ध भिक्षु हूँ, पर भारत बड़ा प्राचीन देश है। उसकी संस्कृति शांति और मानवीय सद्भावना की संस्कृति है। उसकी संस्कृति शांति और मानवीय सद्भावनाओं की संस्कृति है। नेहरू के बारे में तुम क्या जानते हो? नेहरू को मैंने 3 बार देखा है। एक बार तो उनसे बातें भी की हैं। उन पर कुछ पश्चिमी विज्ञान का अधिक प्रभाव है, परंतु प्राचीन संस्कृति के वे भी बड़े प्रशंसक हैं। उसके उत्तर सुनते हुए कुछ सदस्य तो सिर हिलाने लगे, कुछ का चेहरा तमतमाने लगा। फिर तरह तरह के पैने सवाल पूछे जाने लगे। उन्होंने पाया कि जहाँ तक तथ्यों का और भारत के वर्तमान जीवन का सवाल है, वांगचू की जानकारी अधूरी और हास्यास्पद है। राजनीति की दृष्टि से तो तुम शून्य हो। बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को भी समाजशास्त्र की दृष्टि से तुम आंक नहीं सकते। न जाने वहाँ बैठे बैठे क्या करते रहे हो, पर हम तुम्हारी मदद करेंगे। पूछताछ घंटों तक चली। पार्टी अधिकारियों ने उसे हिंदी पढ़ाने का काम दे दिया। साथ ही पेकिंग के संग्रहालय में सप्ताह में 2 दिन काम करने की भी इजाज़त भी दे दी। जब वांगचू पार्टी दफ्तर से लौटा तो थका हुआ था। उसका सिर भन्ना रहा था। अपने देश में उसका दिल जमी नहीं पाया था।
आज वो और भी ज़्यादा उखड़ा उखड़ा महसूस कर रहा था। छप्पर के नीचे लेटा तो उसे सहसा ही भारत की याद सताने लगी। उसे सारनाथ में अपनी कोठरी याद आई, जिसमें दिन भर बैठा पोथी बाँचा करता था। नीलम नीम का घना पेड़ नीम का घना पेड़ याद आया, जिसके नीचे कभी कभी सुस्ताया करता था। स्मृतियों की श्रृंखला लंबी होती गई। सारनाथ की कैंटीन का रसोइया याद आया, जो सदा प्यार से मिलता था, सदा हाथ जोड़कर कहो भगवान कहकर अभिवादन करता था। एक बार वांगचू बीमार पड़ गया था, तो दूसरे रोज़ कैंटीन का रसोइया अपने आप उसकी कोठरी में चला आया। मैं भी कहूँ, चीनी बाबू चाय पीने नहीं आए, 2 दिन हो गए। पहले आते थे तो दर्शन हो जाते थे। हमें खबर की होती भगवान तो हम डॉक्टर बाबू को बुला लाते। मैं भी कहूँ, क्या बात है। फिर उसकी आंखों के सामने गंगा का तट आया, जिस पर वो घंटों घूमा करता था। फिर सहसा दृश्य बदल गया और कश्मीर की झील आंखों के सामने आ गई और पीछे हिमाच्छादित पर्वत। फिर नीलम सामने आई, उसकी खुली खुली आंखें, मोतियों सी झिलमिलाती दंतपंक्ति। उसका दिल बेचैन हो उठा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे, भारत की याद उसे ज़्यादा परेशान करने लगी। वो भारत में वो भारत वो जल में से बाहर फेंकी हुई मछली की तरह तड़पने लगा। सारनाथ के विहार में सवाल जवाब नहीं होते थे। जहाँ पड़े हो पड़े रहो। रहने के लिए कोठरी और भोजन का प्रबंध विहार की ओर से था। यहाँ पर नई दृष्टि से धर्म ग्रंथों को पढ़ने समझने के लिए उसमें धैर्य यहाँ पर नई दृष्टि से धर्म ग्रंथों को पढ़ने और समझने के लिए उसमें धैर्य नहीं था, जिज्ञासा भी नहीं थी। बरसों तक एक ही ढर्रे पर चलते रहने के कारण वो परिवर्तन से कतराता था। इस बैठक के बाद वो फिर से सकुचाने सिमटने लगा था। कहीं कहीं पर उसे भारत सरकार विरोधी वाक्य भी सुनने को मिलते। सहसा वांगचू बेहद अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि जिंदा रह पाने के लिए उसे अपने अकेलेपन के उस दिवा स्वप्न में फिर से लौट जाना होगा, जब वो बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में विचरने की कल्पना किया करता था। उसने सहसा भारत लौटने की ठान ली। लौटना आसान नहीं था। भारतीय दूतावास से तो वीज़ा मिलने में कठिनाई नहीं हुई, लेकिन चीन की सरकार ने उसने सहसा भारत लौटने की ठान ली। लौटना आसान नहीं था। भारतीय दूतावास से तो वीज़ा मिलने में कठिनाई नहीं हुई। चीन की सरकार ने ऐतराज़ उठाए लेकिन चीन की सरकार ने बहुत से ऐतराज़ उठाए। वांगचू की नागरिकता का सवाल था और अनेक सवाल थे, पर भारत और चीन के संबंध अभी बहुत बिगड़े नहीं थे। इसलिए अंत में वांगचू को भारत लौटने की इजाज़त मिल गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो अब भारत में ही ज़िंदगी के दिन काटेगा। बौद्ध भिक्षु ही बने रहना उसकी नियति थी। बौद्ध भिक्षु ही बने रहना उसकी नियति थी। जिस रोज़ वो कलकत्ता पहुंचा, उसी रोज़ सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी और 10 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उसने पाया कि लोग घूर घूर कर उसकी ओर देख रहे हैं। वो स्टेशन से बाहर अभी निकला ही था जब 2 सिपाही आकर उसे पुलिस के दफ्तर में ले गए और वहाँ घंटे भर तक एक अधिकारी उसके पासपोर्ट और कागज़ों की छानबीन करता रहा। 2 बरस पहले आप चीन गए थे, वहाँ जाने का क्या प्रयोजन था? मैं बहुत बरस तक यहाँ रहता था, कुछ समय के लिए अपने देश जाना चाहता था। पुलिस अधिकारी ने उसे सिर से पैर तक देखा। वांगचू आश्वस्त था और मुस्कुरा रहा था, वही टेढ़ी सी मुस्कान। आप वहाँ पर क्या करते रहे? वहाँ एक कम्यून में मैं खेती बाड़ी की टोली में काम करता था। मगर आप तो कहते हैं आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं। हाँ, पेकिंग में एक संस्था में हिंदी पढ़ाने लगा था और पेकिंग म्यूज़ियम में मुझे काम करने की इजाज़त मिल गई थी। अगर इजाज़त मिल गई थी तो आप अपने देश से भाग क्यों आए? पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कहा। वांगचू क्या जवाब दे, क्या कहे? मैं कुछ समय के लिए ही वहाँ गया था, अब लौट आया हूँ। पुलिस अधिकारी ने फिर से सिर से पांव तक उसे घूरा
उसकी आंखों में संशय उतर आया। वांगचू अटपटा सा महसूस करने लगा। भारत में पुलिस अधिकारियों के सामने खड़े होने का उसका पहला अनुभव था। उससे जामिनी के लिए पूछा गया तो उसने प्रोफेसर तानशान का नाम लिया, फिर गुरुदेव का, पर दोनों मर चुके हैं। उसने सारनाथ की संस्था के मंत्री का नाम लिया। शांति निकेतन के पुराने 2-1 सहयोगियों के नाम लिए जो उसे याद थे। सुपरिटेंडेंट ने सभी नाम और पते नोट कर लिए। उसके कपड़ों की 3 बार तलाशी ली गई। उसकी डायरी को रख लिया गया जिसमें उसके अनेक उद्धरण और टिप्पणियां लिखे थे, और सुपरिटेंडेंट ने उसके नाम के आगे टिप्पणी लिख दी, इस आदमी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। रेल के डिब्बे में बैठा तो मुसाफिर गोलीकांड की चर्चा कर रहे थे। उसे बैठते देख सब चुप हो गए और उसकी ओर घूरने लगे। कुछ देर बाद मुसाफिरों ने देखा कि वो थोड़ी बहुत बंगाली और हिंदी बोल लेता है, तो एक बंगाली बाबू उचक कर उठ खड़े हुए और हाथ झटक झटक कर कहने लगे, या तो कहो कि तुम्हारे देश वालों ने विश्वासघात किया है, नहीं तो हमारे देश से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। या तो कहो कि तुम्हारे देश वालों ने विश्वासघात किया है, नहीं तो तुम हमारे देश से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। 1.5 दांत की मुस्कान जाने कहाँ ओझल हो गई थी। 1.5 दांत की मुस्कान जाने कहाँ ओझल हो चुकी थी। उसकी जगह चेहरे पर त्रास उतर आया था। भयाकुल और मौन वांगचू चुपचाप बैठा रहा। कहे भी तो क्या कहे। गोलीकांड के बारे में जानकर उसे भी गहरा धक्का लगा था। उस झगड़े के कारण के बारे में उसे कुछ भी स्पष्टतः मालूम नहीं था और वो जानना भी नहीं चाहता था। हाँ, सारनाथ में पहुंचकर वह सचमुच भाव विह्वल हो उठा। अपना थैला रिक्शा में रखे जब वो आश्रम के निकट पहुंचा तो कैंटीन का रसोइया सचमुच लपक कर बाहर निकल आया। आ गए भगवन, आ गए मेरे चीनी बाबू, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हम भी कहें इतना अरसा हो गया चीनी बाबू नहीं लौटे। और कहिए सब कुशल मंगल है? आप यहाँ नहीं थे, हम कहें जाने कब लौटेंगे। यहाँ पर थे, दिन में 2 बार बात हो जाती थी, भले आदमी के दर्शन हो जाते थे। इसमें बड़ा पुण्य होता है। और उसने हाथ बढ़ाकर थैला उठा लिया। हम दे पैसे चीनी बाबू? वांगचू को लगा जैसे वो अपने घर पहुंच गया है। आपकी ट्रंक चीनी बाबू हमारे पास रखी है। मंत्री जी से हमने ले ली थी। आपकी कोठरी में एक दूसरे सज्जन रहने आए हैं, तो हमें लगा कोई चिंता नहीं, यह ट्रंक हमारे पास रख जाइए। और चीनी बाबू, आपका लोटा आप बाहर ही भूल गए थे। हमने मंत्री जी से कहा ये लोटा चीनी बाबू का है, हम जानते हैं, हमारे पास छोड़ जाइए। वांगचू का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसकी डांवाडोल जिंदगी में संतुलन आ गया है। डगमगाती जीवन नौका फिर से स्थिर गति से चलने लगी है। मंत्री जी भी स्नेह से मिले। पुरानी जान पहचान के आदमी थे। उन्होंने एक कोठरी भी खोल कर दे दी, परंतु अनुदान के बारे में कहा कि उसके लिए फिर से कोशिश करनी होगी। वांगचू ने फिर से कोठरी के बीचों बीच चटाई बिछा ली। खिड़की के बाहर वही दृश्य फिर से उभर आया। खोया हुआ जीव अपने स्थान पर लौट आया। तभी मुझे उसका पत्र मिला कि वो भारत लौट आया है और फिर से जमकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने लगा है। उसने यह भी लिखा कि उसे मासिक अनुदान के बारे में थोड़ी चिंता है और इस सिलसिले में मैं बनारस में यदि अमुक सज्जन को पत्र लिख दूं तो अनुदान मिलने में सहायता होगी। पत्र पाकर मुझे खटका हुआ। कौन सी मृग तृष्णा इसे फिर से वापस खींच लाई है? ये क्यों लौट आया है? अगर कुछ दिन और वहाँ बना रहता तो अपने लोगों के बीच इसका मन लगने लगता, पर किसी की सनक का कोई क्या इलाज करे। अब जो लौट आया है तो क्या चाह रहा है, पर किसी की सनक का कोई इलाज नहीं। अब जो लौट आया है तो क्या चाह रहा है। मैंने अमुक जी को पत्र लिख दिया और वांगचू के अनुदान का छोटा मोटा प्रबंध हो गया। पर लौटने के 10 दिन बाद वांगचू एक दिन प्रातः
चटाई पर बैठा एक ग्रंथ पढ़ रहा था और बार बार पुलक रहा था जब उसकी किताब पर किसी का साया पड़ा। उसने नज़र उठाकर देखा तो पुलिस का थानेदार खड़ा था, हाथ में एक पर्चा उठाए हुए था। वांगचू का दिल बैठ गया। अब ये कौन सी नई परेशानी उठने वाली है। वांगचू को बनारस के बड़े पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। वांगचू का मन आशंका से भर उठा था। 3 दिनों बाद वांगचू बनारस के पुलिस स्टेशन के बरामदे में बैठा था। उसी के साथ बेंच पर बड़ी उम्र का एक और चीनी व्यक्ति बैठा था जो जूते बनाने का काम करता था। आखिर बुलावा आया और वांगचू चिक उठाकर बड़े अधिकारी के मेज़ के सामने जा खड़ा हुआ। तुम चीन से कब लौटे? वांगचू ने बता दिया। कलकत्ता में तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम शांति निकेतन जा रहे हो, फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? पुलिस को पता लगाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मैंने दोनों स्थानों के बारे में कहा था। शांति निकेतन में केवल 2 दिन के लिए जाना चाहता था। तुम चीन से क्यों लौट आए? मैं भारत में रहना चाहता हूँ, उसने पहले का जवाब दोहरा दिया। जो लौट आना था तो गए क्यों थे? ये सवाल वो बहुत बार पहले भी सुन चुका था। जवाब में बौद्ध ग्रंथों का हवाला देने के अतिरिक्त उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बहुत लंबी इंटरव्यू नहीं हुई। वांगचू को हिदायत दी गई थी कि हर महीने पहले सोमवार को बनारस के बड़े पुलिस स्टेशन में आके बहुत लंबी इंटरव्यू नहीं हुई। वांगचू को हिदायत दी गई कि हर महीने पहले सोमवार को बनारस के बड़े पुलिस स्टेशन में उसे आना होगा और अपनी हाजिरी लिखानी होगी। वांगचू बाहर आ गया, पर बड़ा खिन्न सा महसूस कर रहा था। महीने में एक बार आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो उसके समतल जीवन में बाधा थी, व्यवधान था। वांगचू मन ही मन इतना खिन्न महसूस कर रहा था कि बनारस से लौटने के बाद कोठरी में जाने की बजाय वो सबसे पहले उस नीरव पुण्य स्थान पर जाकर बैठ गया जहाँ शताब्दियों पहले महाप्राण ने अपना पहला प्रवचन किया था, और देर तक बैठा मनन करता रहा। बहुत देर बाद उसका मन फिर से ठिकाने पर आ लगा और दिल में फिर से भावना की तरंगें उठने लगी। पर वांगचू को चैन नसीब नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद सहसा चीन और भारत के बीच जंग छिड़ गई। देश भर में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी रोज़ शाम को पुलिस के कुछ अधिकारी एक जीप में आए और वांगचू को हिरासत में लेकर बनारस चले गए। सरकार यह न करती तो क्या करती? शासन करने वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि संकट के समय संवेदना और सद्भावना के साथ दुश्मन के एक एक नागरिक की स्थिति की जांच करता फिरे। 2 दिन तक दोनों चीनियों को पुलिस स्टेशन की एक कोठरी में रखा गया। दोनों के बीच किसी भी बात में समानता नहीं थी। जूते बनाने वाला चीनी सारा वक्त सिगरेट फूंकता रहता और घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए बड़बड़ाता रहता, जबकि वांगचू उद्भ्रांत और निढाल सा दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा शून्य में देखता रहता। जिस समय वांगचू अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी समय 2-3 कमरे छोड़कर पुलिस सुपरिटेंडेंट की मेज पर उसकी छोटी सी पोटली की तलाशी ली जा रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में पुलिस के सिपाही कोठरी में से उसका ट्रंक उठा लाए थे। सुपरिटेंडेंट के सामने कागज़ों का पुलिंदा रखा था, जिस पर कहीं पाली में तो कहीं संस्कृत भाषा में उद्धरण लिखे थे, लेकिन बहुत सा हिस्सा चीनी भाषा में था। साहब कुछ देर तक तो कागज़ों को उलटते पुलटते रहे, रोशनी के सामने रखकर उसमें लिखी किसी गुप्त भाषा को भी ढूंढते रहे। अंत में उन्होंने हुक्म दिया कि कागज़ों के पुलिंदों को बांधकर दिल्ली के अधिकारियों के पास भेज दिया जाए, क्योंकि बनारस में कोई आदमी चीनी भाषा नहीं जानता था। 5वें दिन लड़ाई बंद हो गई,
लेकिन वांगचू को सारनाथ लौटने की इजाज़त 1 महीने बाद मिली। चलते समय जब उसे उसकी ट्रंक दी गई और उसने उसे खोल कर देखा तो सकते में आ गया। उसके कागज़ उसमें नहीं थे जिन पर वो बरसों से अपनी टिप्पणियाँ और लेख आदि लिखता आ रहा था और जो एक तरह से उसके सर्वस्व थे। पुलिस अधिकारी के कहने पर कि उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है, वो सिर से पैर तक कांप उठा था। वे मेरे कागज़ आप मुझे दे दीजिए, उन पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, वे बहुत ज़रूरी हैं। इस पर एक अधिकारी रुखाई से बोला, मुझे उन कागज़ों का क्या करना है, आपके हैं, आपको मिल जाएंगे। और उसने वांगचू को चलता किया। वांगचू अपनी कोठरी में लौट आया। अपने कागज़ों के बिना वो अधमरा सा हो रहा था। न पढ़ने में मन लगता था, न कागज़ों पर नए उद्धरण उतारने में। और फिर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी थी। खिड़की से थोड़ा हटकर नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी रोज़ बैठा नजर आने लगा। डंडा हाथ में लिए वो कभी एक करवट बैठता, कभी दूसरी करवट, कभी उठकर डोलने लगता, कभी कुएं की जगत पर जा बैठता, कभी कैंटीन की बेंच पर आ बैठता, कभी गेट पर जा खड़ा होता। इसके अतिरिक्त अब वांगचू को महीने में 1 बार के स्थान पर सप्ताह में 1 बार बनारस में हाजिरी लगवाने जाना पड़ता था। तभी मुझे वांगचू की चिट्ठी मिली। सारा ब्यौरा देने के बाद उसने लिखा था कि बौद्ध विहार का मंत्री बदल गया है और नए मंत्री जी को चीन से नफरत है और वांगचू को डर है कि अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। दूसरे कि मैं जैसा भी हो उसके कागज़ों को बचा लूं, जैसे भी बन पड़े उन्हें पुलिस के हाथों से निकलवा कर सारनाथ में उसके पास भिजवा दूं। और अगर बनारस के पुलिस स्टेशन में प्रति सप्ताह पेश होने की बजाय उसे महीने में 1 बार जाना पड़े तो उसके लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि इस तरह महीने में लगभग 10 रुपये आने जाने में लग जाते हैं और फिर काम में मन नहीं लगता, सिर पर तलवार टंगी रहती है। वांगचू ने पत्र तो लिख दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि मुझ जैसे आदमी से ये काम नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ कोई काम बिना जान पहचान और सिफारिश के नहीं हो सकता। और मेरे परिचय का सबसे बड़े से बड़ा आदमी मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल था। फिर भी मैं कुछ एक संसद सदस्यों के पास गया, एक ने दूसरे की ओर भेजा, दूसरे ने तीसरे की ओर। मैं भटक भटक कर लौट आया। आश्वासन तो बहुत मिले, पर सब यही पूछते, वो चीन जो गया था वहाँ से क्यों लौट आया? या फिर पूछते, पिछले 20 साल से अध्ययन ही कर रहा है। पर जब मैं उसकी पांडुलिपियों का जिक्र करता तो सभी यही कहते, हाँ ये तो कठिन नहीं होना चाहिए, और सामने रखे कागज़ पर कुछ नोट कर लेते। इस तरह के आश्वासन मुझे बहुत मिले। सभी सामने रखे कागज़ पर मेरा आग्रह नोट कर लेते। पर सरकारी काम के रास्ते चक्रव्यूह के रास्तों के समान होते हैं और हर मोड़ पर कोई ना कोई आदमी तुम्हारी हैसियत का बोध कराता रहता है। मैंने जवाब में उसे अपनी पूरी कोशिशों का ब्यौरा दिया। ये भी आश्वासन दिया कि मैं फिर उन लोगों से मिलूंगा, पर साथ ही मैंने ये सुझाव भी दिया कि जब स्थिति बेहतर हो जाए तो वो अपने देश लौट जाए, कि उसके लिए यही बेहतर होगा। मैंने जवाब में अपनी पूरी कोशिशों का ब्यौरा दिया। ये भी आश्वासन दिया कि मैं फिर मिलूंगा उन लोगों से, पर साथ ही मैंने ये सुझाव भी दिया कि जब स्थिति बेहतर हो जाए तो वो अपने देश लौट जाए, कि उसके लिए यही बेहतर होगा। खत से उसके दिल की क्या प्रतिक्रिया हुई मैं नहीं जानता। उसने क्या सोचा होगा, पर उन तनाव के दिनों में जब मुझे स्वयं चीन के व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था, मैं वांगचू की स्थिति को बहुत सहानुभूति के साथ नहीं देख सकता था। उसका फिर एक खत आया। उसमें चीन लौट जाने का कोई जिक्र नहीं था। उसमें केवल अनुदान की चर्चा की गई थी। अनुदान की रकम अभी भी 40 रुपये ही थी, लेकिन उसे पूर्व सूचना दे दी गई थी कि साल खत्म होने पर फिर से विचार किया जाएगा कि वो मिलती रहेगी या बंद कर दी जाएगी। लगभग साल भर बाद वांगचू को एक पुर्जा मिला कि तुम्हारे कागज़ वापस किए जा सकते हैं, कि तुम पुलिस स्टेशन आकर उन्हें ले जा सकते हो। उन दिनों वो बीमार पड़ा था, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो गिरता पड़ता बनारस जा पहुंचा, लेकिन उसके हाथ 1/3 कागज़ लगे। पोटली अभी भी अधखुली थी। वांगचू को पहले तो यकीन नहीं आया,
फिर उसका चेहरा जर्द पड़ गया और हाथ पैर कांपने लगे। इस पर थानेदार रुखाई से बोला, हम कुछ नहीं जानते, इन्हें उठाओ और यहाँ से ले जाओ, वरना इधर लिख दो कि हम लेने से इनकार करते हैं। कांपती टांगों से वांगचू पुलिंदा बगल में दबाए लौट आया। कागज़ों में केवल एक पूरा निबंध और कुछ टिप्पणियां बची थीं। उसी दिन से वांगचू की आंखों के सामने धूल उड़ने लगी थी। वांगचू की मौत की खबर मुझे महीने भर बाद मिली, वो भी बौद्ध विहार के मंत्री की ओर से। वांगचू की मौत की खबर मुझे महीने भर बाद मिली, वो भी बौद्ध विहार के मंत्री की ओर से कि मरने के पहले वांगचू ने आग्रह किया था कि उसकी छोटी सी ट्रंक और उसकी गिनी चुनी किताबें मुझे पहुंचा दी जाएं। उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर इंसान बुरी खबरें सुनने का आदी हो जाता है और वो दिल पर गहरा आघात भी नहीं करती। मैं फ़ौरन तो सारनाथ नहीं जा पाया। जाने में कोई तुक भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ वांगचू का कौन बैठा था जिसके सामने अफसोस करता। वहाँ तो केवल ट्रंक ही रखी थी। पर कुछ दिनों बाद मौका मिलने पर मैं गया। मंत्री जी ने वांगचू के प्रति सद्भावना के शब्द कहे। बड़ा नेक दिल आदमी था, सच्चे अर्थों में बौद्ध भिक्षु था, आदि आदि। मेरे दस्तखत लेकर उन्होंने ट्रंक मेरे हवाले की। ट्रंक में वांगचू के कपड़े थे। वो फटा पुराना चोगा था जो किसी ज़माने में उसने श्रीनगर से खरीदा था। छोटा सा कामदार चमड़े का पैड था जो नीलम ने उसे उपहार स्वरूप दिया था। 3-4 किताबें थीं, पाली की और संस्कृत की। चिट्ठियाँ थीं, जिनमें कुछ चिट्ठियाँ मेरी, कुछ नीलम की रही होंगी और कुछ और लोगों की। ट्रंक उठाए मैं बाहर की ओर जा रहा था जब मुझे अपने पीछे कदमों की आहट मिली। मैंने मुड़कर देखा। कैंटीन का रसोइया भागता चला आ रहा था। अपने पत्रों में अक्सर वांगचू उसका जिक्र किया करता था। बाबू आपकी बहुत याद करते थे। मेरे साथ आपकी बहुत चर्चा किया करते थे। बहुत भले आदमी थे। बाबू आपकी बहुत याद करते थे। मेरे साथ आपकी बहुत चर्चा करते थे। बड़े भले आदमी थे। और उसकी आंखें डबडबा गईं। संसार में शायद यही अकेला जीव था जिसने वांगचू की मौत पर 2 आंसू बहाए थे। बड़ी भोली तबीयत थी। बेचारे को पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया। शुरू में तो 24 घंटे की निगरानी रहती थी। मैं उस हवलदार से कहूँ, भैया तू क्यों इस बेचारे को परेशान करता है? वह कहे, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं ट्रंक और कागज़ों का पुलिंदा ले आया हूँ। इस पुलिंदे का क्या करूँ? कभी सोचता हूँ इसे छपवा डालूँ, पर अधूरी पांडुलिपि को कौन छापेगा? पत्नी रोज़ बिगड़ती है कि मैं घर में कचरा भरता जा रहा हूँ। 2-3 बार वो फेंकने की धमकी भी दे चुकी है, पर मैं इसे छिपाता रहता हूँ। कभी तख्ते पर रख देता हूँ, कभी पलंग के नीचे छिपा देता हूँ, पर मैं जानता हूँ किसी दिन ये भी गली में फेंक दिए जाएंगे।